सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप सब ठीक हैं। मैं जसदीप कामरा, डायरेक्टर पल्स IAS अकेडमी जम्मू। सो इस वीडियो में हमारा बनाने का ये उद्देश्य है कि आपके साथ इनफैक्ट ये डिस्कशन की जाए, डिस्कशन या फिर ये कह लीजिए कि आपको गाइड किया जाए कि जो IAS और KS के एस्पिरेंट्स हैं J&K स्टेट के अंदर, वो एक अच्छा कोचिंग सेंटर कैसे चूज़ करें, राइट। सो आज का टॉपिक ये है कि IAS और KS के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो एक अच्छा कोचिंग सेंटर जो कि IAS और KS की कोचिंग देता है, उसको कैसे चूज़ करें, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम जसदीप कामरा है, जैसे कि मैंने पहले बताया, और मैं डायरेक्टर पल्स IAS अकेडमी हूँ। ठीक है, जम्मू में है ये, गांधीनगर में, हॉस्पिटल रोड पे। ठीक है, और यहाँ का फ़ोन नंबर भी बताया तो 9596662695। ठीक है, 9596662695। क्योंकि बच्चे पूछते हैं कमेंट्स के अंदर, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, राइट। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कोचिंग की नीड क्या होती है। ठीक है, एक IAS और KS, ये एक ऐसे दो कोर्सेज हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस हैं। बच्चों के पेरेंट्स ज़्यादातर चाहते हैं कि ये ऑफिसर बने उनके बच्चे। ठीक है, प्रेस्टिजियस कोर्सेज हैं। और दूसरी बात ये कि ये इनकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और हार्ड वर्क डिमांड करती है। ठीक है, और टफनेस की बात करें तो इतनी टफ तो नहीं है, मतलब ये नहीं कहूँगा कि टफ नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि इनफैक्ट टफ है भी और टफ नहीं भी है। ठीक है, उसके लिए टफ है कि जो एक पर्टिकुलर वे को फॉलो नहीं करता, जैसे रिवीजन नहीं करता बच्चा। ठीक है, और जब वो पढ़ता है तो वो कुछ और सोच रहा होता है, मतलब पढ़ कम रहा होता है, सोच कुछ और रहा होता है, तो उसके लिए टफ है। जो प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर पढ़ रहा है और बार बार उसको रिवाइज कर रहा है, उसके लिए टफ नहीं है। ठीक है ना। अब रही बात कि कोचिंग की नीड है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कुछ बच्चे कोचिंग के बगैर इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना। अब वो कौन से बच्चे होते हैं, वो कौन से बच्चे होते हैं जो कोचिंग के बगैर ही क्लियर कर लेते हैं? जो सेल्फ गाइडेड होते हैं। सेल्फ गाइडेड यानी कि उनको रास्ता सामने दिखता है, उनको रास्ता सामने पता चल रहा होता है कि अब हमने ये करना है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है। ज़्यादातर कैटेगरी इन बच्चों की वो है कि जो स्टार्टिंग से लेकर टॉपर्स रहे हैं। ठीक है, टॉपर्स रहे हैं या डिस्टिंक्शन होल्डर्स रहे हैं, स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर वो टॉपर्स रहे हैं, अच्छे स्कूलिंग हुई है, अच्छी जगह पढ़े हैं। ठीक है, वो बच्चे सेल्फ स्टडी से इस एग्ज़ाम को थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट वो क्लियर कर लेते हैं। बट ऐसे बच्चों की परसेंटेज 1-2% ही है, 1 और 2%। तो बचे 98%, रेस्ट ऑफ द क्राउड, जो सेल्फ गाइडेड नहीं होते। ठीक है, जिनको आज कोई कुछ कहता है तो वो उसके पीछे चल जाते हैं, दूसरा बंदा कुछ कहता है वो उसकी बात मान लेते हैं, तीसरा बंदा कुछ कहता है तो वो उसकी बात मान लेते हैं। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, तो वो कभी भी अपना स्टैंड नहीं ले पाते। ठीक है, तो 98% बच्चे जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि IAS और KS ऐसे कोर्सेज हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेक पर होता है। बच्चा चाहता है कि मैं ये क्लियर करूँ ही करूँ, मोटिवेशन हाई रहती है। जिसकी मोटिवेशन हाई नहीं है वो तो 1-2 महीने में ही बाहर हो जाता है पढ़ाई के, क्योंकि वो देखता है इतना पढ़ना पड़ेगा तो वो पहले ही छोड़ देता है। जो बाकी का रह गया, वो मोटिवेशन हाई है उसकी, वो पढ़ेगा तो वो नेचुरली ये चाहेगा कि मैं ऑफिसर बन जाऊं। जब उसने सपना देख लिया कि मैं KS या IAS बनना चाहता हूँ,
ठीक है ना, मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, अच्छी सर्विस में जाना चाहता हूँ, फिर वो सपने से नीचे नहीं आ सकता। अब किसी ने कलेक्टर बनने का सपना देखा, एसपी बनने का सपना देखा, तो वो कांस्टेबल नहीं लगेगा, है ना, या क्लर्क नहीं लग सकता, क्योंकि उसने बहुत ऊंचा अपना लक्ष्य रखा था। तो वो लक्ष्य जब आप ऊंचा रख लेते हो ना, तो फिर आप जब छोटी चीज़ आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं देती, ठीक है ना। सपोज करो आपने ड्रीम देख लिया कि मैंने अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, तो आप 5,000 रुपये की जॉब नहीं करोगे, या 10,000 या 20,000 की जॉब नहीं कर सकते। फिर आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें आप उतने पैसे ही कमाओ जितने आपने सोचे थे, ठीक है ना। तो ये कैटेगरी वो है कि जो ड्रीम कर रही है बट उसको सेल्फ गाइडेंस नहीं है, कि वो दूसरों की गाइडेंस पे चलने वाली है, जिनके 3rd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न या ज़्यादा से ज़्यादा 1st डिवीज़न तक मार्क्स आए हैं, 1st डिवीज़न भी खींच के। ज़्यादातर इसमें 2nd डिवीज़नर या 3rd डिवीज़नर होते हैं। कई बार इसमें वो लोग भी होते हैं जिनका रीअपियर आया होता है किसी क्लास में, तो उनको सेल्फ डायरेक्शन नहीं होती, तभी तो उनका रीअपियर आ रहा है, तभी तो उनकी 2nd डिवीज़न आ रही है, तभी तो उनकी 3rd डिवीज़न आ रही है। और आगे भी अगर वो सेल्फ गाइडेंस से चलेंगे तो यही हाल होगा उनका, ये कड़वा सच है, ठीक है। वो पास नहीं कर पाएंगे विदाउट एनी गाइडेंस, ठीक है। अब रही बात कि इन लोगों को ज़रूरत होती है अच्छे कोचिंग सेंटर की, ठीक है। अब सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है कि अच्छा कोचिंग सेंटर चूज़ कैसे किया जाए। कोचिंग सेंटर में क्या क्या होता है? कोचिंग सेंटर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे वहाँ की फैकल्टी, राइट, लेकिन वहाँ का हेड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका जो कोचिंग सेंटर का हेड होता है वो फैकल्टी रिक्रूट करता है, ठीक है। फैकल्टी का डिसिप्लिन मेंटेन रखता है, स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन मेंटेन रखता है, टेस्ट्स का डिसिप्लिन मेंटेन रखता है, टेस्ट चेक हो रहे हैं कि नहीं उसका डिसिप्लिन मेंटेन रखता है। तो इसलिए एक कोचिंग सेंटर का हेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे नंबर पर आ जाती है फैकल्टी मेंबर। तो फैकल्टी मेंबर्स जो होते हैं वो, अब ऑब्वियस है कि आईएएस और केएस के कोचिंग सेंटर में फैकल्टी मेंबर का जो कैलिबर है, जो इंटेलेक्ट है, वो बहुत हाई होना चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंटेलेक्ट और आईक्यू हाई हाई होने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर उनको इस एग्ज़ाम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिसकी गाइडेंस उन्होंने देनी है। सपोज़ करो कोई प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का जो हिस्ट्री पढ़ा रहा है, उसको ये तो पता है कि हिस्ट्री में जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छे से पता है, क्योंकि वो ऐसा 40 सालों से पढ़ा रहा है। लेकिन उसने केएस का और आईएएस का पेपर कभी नहीं देखा, ना तो प्रीलिम्स का ना मेंस का। अब ज़मीन आसमान का डिफरेंस है यूनिवर्सिटी के पेपर्स में और आईएएस के पेपर्स में। हाँ, अगर बीच में कुछ क्वेश्चंस कॉमन आ भी गए, सपोज करो गांधी का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में भी आ गया, गांधी का क्वेश्चन आईएएस में भी आ गया और केएस में भी आ गया, लेकिन उसमें देना क्या है वो सेम नहीं होता। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आप कुछ भी लिख दो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रेलिवेंट लिखना पड़ता है, तभी मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते। ज़्यादातर बच्चे जो यूनिवर्सिटी ग्रेड का लिख कर आते हैं वो फेल हो जाते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, ठीक। तो ये बात जान लीजिए कि यहाँ पर आपको आईएएस लेवल का रेलिवेंट मटेरियल मेंस के अंदर लिखना पड़ेगा, साफ लिखाई में, साफ हैंड राइटिंग में, तभी आप लोगों के पास होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे पास परसेंटेज बहुत कम रहती है। वो तो ऑब्वियस है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि 40-50 हज़ार लोग फॉर्म भरते हैं केएस का, ठीक है, और सिलेक्ट होते हैं कोई 200। प्रोबेबिलिटी रेशो एनालिसिस आपने पढ़ा है तो रेशो खुद निकाल लो आप, 50,000 में से या 40,000 में से 200 बंदा सिलेक्ट होगा, ठीक है ना। और केएस का फॉर्म जो भी 40,000 बंदा भरेगा वो ऐसे ही नहीं भरेगा, वो अच्छे बच्चे ही भरेंगे, ये भी जान लो।
तो 40,000 जो फॉर्म भर रहे हैं वो अच्छे ही हैं सारे। हो सकता है 10,000 ने ऐसे भर दिया हो, लेकिन 30,000 या 25,000 तो अच्छे हैं। तो 25,000 में से 200 ही लगना है। ठीक है। तो आईएएस की बात करें तो आईएएस में तो 10 लाख फॉर्म लगता है हर साल, और सिलेक्शन 1000 की होती है। 10 लाख में से 1000, वहाँ पर तो कुछ केएस का फॉर्म भरते हैं, वो आईएएस का नहीं भरते, वो सोचते हैं आईएएस बहुत बड़ा। ठीक है ना। तो वहाँ पे और भी अच्छे बच्चे जाते हैं। तो वहाँ पर जो 1000 सिलेक्ट हो रहा है, वो कौन लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। अब सवाल, मैं फिर अपने टॉपिक पर आता हूँ कि एक अच्छा कोचिंग सेंटर कैसे ढूंढा जाए। क्योंकि आपको एक अच्छा अच्छा कोई गुरु या कोई गाइड कह लो, या कोई अच्छा डायरेक्शन देने वाला मिल जाए, तभी 98% बच्चों का कुछ बन सकता है। ठीक है। क्योंकि ये जो पढ़ाई है और ये जो कोर्स होता है, ये 1 साल का कोर्स है। 1 साल बच्चे ने पढ़ना और 1 साल उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी, रिवीजन करनी। 2 साल मान के चलिए इस, और फिर आप जो सेकंड ईयर में आप एग्ज़ाम भी दोगे, मतलब 1 साल की कोचिंग के बाद आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम भी दोगे। ठीक है ना। तो टोटल 1 से लेकर 2 या 3 साल तक आपको मेहनत तो करनी ही करनी है। 1 to 3, मतलब 1 से 3 साल तक मिनिमम। एक अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, सिंगल अटेम्प्ट की। आपको इतनी मेहनत तो देनी ही पड़ेगी, 3 साल तो आपको देनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर आप उसके बाद दूसरी अटेम्प्ट दोगे तो 4 साल, तीसरी, एक अटेम्प्ट के मैं 3 साल मानकर चल रहा हूँ, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक। इसमें मैं आपकी तैयारी का 1 साल भी लगा रहा हूँ, और 6 महीने रिवीजन के लगा रहा हूँ, 1.5 साल। तो 1.5 साल आपने पेपर देना है, 3 साल हो गए। आप 3 साल के बाद आप अपनी सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट काउंट कर लो। जिस बंदे ने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, तो 4 और 3 7 साल वो इस प्रोसेस में रहेगा। तो 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, तो 7 साल यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पहले तो ये बात आप समझ लो अच्छे से। अब कोचिंग सेंटर ज़्यादातर हमारा, हमने जो पढ़ाना स्टार्ट किया था, आज 2023 है, 23, हमने स्टार्ट किया था पढ़ाना 2005 या 6, 5 या 6 मान के चलिए। 5 दिसंबर में स्टार्ट किया था, 6 ही लगाइए 2006 में। ठीक है। तो 2006 से लेकर आप लगा लो कितने साल हो गए, है ना। तो जो हमने ट्रेंड देखा है ज़्यादातर, वो ये देखा, जो बच्चा जो आता है, जो पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, या किसी भी इंस्टीट्यूट में जो जाते हैं, वो ज़्यादातर ये पूछते हैं कि क्लास में स्टूडेंट कितने हैं। ये नहीं पूछते कि फैकल्टी कैसी है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है। लेकिन ये पूछते हैं कि क्लास में स्टूडेंट कितने हैं। अगर उनको ये पता चलता है कि 40 स्टूडेंट्स हैं, तो जिस कोचिंग सेंटर में 100 स्टूडेंट्स होंगे, तो बच्चा सोचता है ये कि ये ज़्यादा सही होगा, 100 वाला, वो वहाँ चला जाता है। ठीक। पेरेंट्स भी यही सोचते हैं। कई बार बच्चा कहता है नहीं, ये वाला ज़्यादा सही लगा मेरे को, वहाँ स्टूडेंट्स को मैंने क्या करना है, मैंने तो टीचर से लेना है। लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं, वहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं, वो ज़्यादा सही होगा। तो वो लालची पेरेंट्स कुछ होते हैं, वो अपने बच्चे का भविष्य खराब करने के लिए उसको वहाँ डाल देते हैं, हालांकि बच्चा जहाँ कह रहा है। तो कुछ बच्चे ना समझ होते हैं। पेरेंट्स कहते हैं ये सही है, ये टीचर सही लग रहा है मेरे को, ये डायरेक्टर सही लग रहे हैं सर, यहाँ पर पढ़ ले, यहाँ सारा सिस्टम सही है। लेकिन बच्चा वो कहता है नहीं जी, मैंने तो वहाँ पर जाना है, वहाँ बच्चा जाता है। तो कहीं पर पेरेंट्स गलत है, तो कहीं पे बच्चा गलत हो जाता है। ठीक है। अब देखी जाने वाली बात यहाँ पर यह है कि जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें, तो हम ट्रायल नहीं देते हैं। बच्चे पूछते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये कि ट्रायल मिलेगा, हम तो ट्रायल देते नहीं हैं। क्योंकि हमारे जितने भी पल्स आईएएस के लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो यूट्यूब की चैनल है, यूट्यूब जिसके ऊपर आप अभी हो, पल्स आईएएस का, उसके ऊपर 300 से ऊपर वीडियोस हमारे हैं। सारी फैकल्टी मेंबर्स के, जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं 10-12, एक दो को छोड़कर सारों के लेक्चर्स उसके ऊपर है। एक दो के इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहते हैं हम कैमरा नहीं फेस कर सकते,
तो वो रिकॉर्डिंग नहीं कराते हैं, इसलिए उनके लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे, बाकी सबके मिलेंगे। लेकिन बाकी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल नहीं है, तो अब बच्चा जब ट्रायल लेने जाता है तो वो सिर्फ एक ही टीचर को मिल पाता है जो उस टाइम वो वहाँ पे अवेलेबल है, ट्रायल दे रहा है। ठीक है। और एक बात और मैं यहाँ पर बताऊँ कि उस कोचिंग सेंटर में जो ट्रायल देता है वहाँ पे 50% बच्चा ट्रायल वाला होता है। अब सपोज करो उस कोचिंग सेंटर के में 100 बच्चा है, तो 50 ट्रायल वाले हैं, तो 50 एडमिशन्स हैं। जो हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो अगर 40 से 50 हैं तो वो सारे के सारे एडमिशन है, हम ट्रायल एक को भी नहीं देते। तो बात तो सेम ही आ गई दोनों जगह। तो वो कुछ कोचिंग सेंटर रश डालने के लिए वो दिखाते हैं रश, सुबह का बैच है, शाम का बैच है, दोपहर का बैच है। ठीक है। तो ये 4-4 बैच दिखा के और बच्चा ज़्यादा शो करते हैं अपना। ठीक है। और इस चक्कर में वो बच्चे की फ़ी ले लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, आपका कोर्स 8 महीने में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप दोबारा तो नहीं यहाँ पे आ सकते। 8 महीने में हमारे अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो हमारा तो मिनिमम 1 ईयर का कोर्स होता है, और 1 ईयर के बाद भी 2 साल 1 साल तक बच्चा जो है यहाँ पर आ सकता है। बल्कि अगर कोई कुछ बच्चे अगर आना चाहे वो 3rd ईयर में भी आ सकते हैं, अगर उनको कोई डाउट वगैरह रह जाए इकॉनमी वगैरह में। वैसे तो डाउट रहते नहीं है, 1st ईयर में ही सारा कुछ क्लियर हो जाता है बच्चे को कंसेप्ट। लेकिन फिर भी अगर कुछ टॉपिक्स बच्चे ने छुट्टी कर ली हो, बीच में कुछ कॉलेज का इशू आ गया कुछ, तो बच्चा 2nd ईयर में भी आ सकता है। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, एक तो हो गया कि फैकल्टी मेंबर कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पर टेस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब आईएएस और केएस के एग्ज़ाम के अंदर 3 स्टेजेस हैं, प्री, मेन और इंटरव्यू। प्री तो ऑब्जेक्टिव टाइप है और ना उसके मार्क्स जो है वो ऐड होते हैं फाइनल रैंकिंग में। जो फाइनल रैंकिंग में मार्क्स ऐड होते हैं वो मेंस के होते हैं। प्री में आप टॉप भी कर लो तो उसका आप उसी के बराबर हो कि प्री आपने पास किया या टॉप किया, एक ही बात है। प्री सिर्फ आपको मेंस तक पहुंचाने की एक स्टेज है। जब आप मेंस पर में पहुंच गए तो यहाँ पर आपका स्कोर बनना स्टार्ट होगा और इंटरव्यू का स्कोर इसमें ऐड होगा, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और फिर पता चलेगा कि कौन आईएएस में गया, कौन आईपीएस में गया, कौन आईआरएस में गया। सिमिलरली केएस में कौन केएस में गया, कौन केपीएस में गया, कौन अकाउंट्स में गया। तो मेन चीज़ यहाँ पर मेंस है, जो कि सब्जेक्टिव टाइप है या फिर हम कह ले ऐसे टाइप है। यहाँ पर बच्चे को लिखना पड़ता है। अब वो जो रश वाले इंस्टीट्यूट हैं वो यहाँ पर प्री की तो तैयारी करा देंगे आपको, ठीक है ना, लेकिन मेंस के में आपको लिखने के लिए जनरल स्टडीज के लिए 250 मार्क्स के 4 पेपर हैं। ठीक है। एस्से पेपर है जिसमें आपने 2 एस्से लिखने हैं, और उसके बाद आपका ऑप्शनल पेपर है जिसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 है। तो 4 और 1 5 और 2 7 पेपर्स हैं आपके जो स्कोर आपको बनाकर देंगे। इन्हीं के ऊपर आपका डिपेंड करता है आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईएफएस बनोगे, या आईआरएस बनोगे, या कोई ग्रुप बी सर्विस आपको मिलेगी, या कुछ भी नहीं मिलेगा। सिमिलरली केएस में आप केएस बनोगे, केपीएस बनोगे, अकाउंट्स में जाओगे, या कुछ भी नहीं मिलेगा। ये प्री के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये मेंस के इन 7 पेपर्स के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर जो होते हैं इंग्लिश और हिंदी के, वो उनके मार्क्स ऐड नहीं होते मेंस में। ठीक है। हाँ, ऑफकोर्स इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं, लेकिन इंटरव्यू को तो लास्ट में आएगी और उसमें लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना ही है, और वो पता नहीं है कि वो क्या पूछेगा, और आप सब कुछ तो सीख नहीं सकते। तो वहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस होगा, जो आप उसकी तैयारी कभी भी नहीं कर सकते। तो उसकी जो आपकी पर्सनैलिटी बन चुकी है वो आप 1 साल या 2 साल में उसको चेंज नहीं कर सकते। वो आपको वहाँ दिखानी वैसे ही पड़ेगी। नॉलेज गेन कर सकते हो, तो नॉलेज के वो क्वेश्चन कम पूछते हैं इंटरव्यू में, पर्सनैलिटी वाइज ज़्यादा पूछते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। तो अल्टीमेटली गेम जो है पूरी 7 पेपर्स के ऊपर आ जाती है, GS 1 2 3 4 ऐसे पेपर एंड 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, सॉरी 2 ऑप्शनल पेपर्स, टोटल 7। ये 7 पेपर ही आपको आईएएस या आईपीएस और केएस या केपीएस बना के देते हैं। ये चीज़ को समझना पड़ेगा आपको।
प्री पास करके तो दुनिया बैठी हुई है। प्री पास करना उद्देश्य नहीं है हमारा। हमारा उद्देश्य है मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करके ऑफिसर लगना। वो आप तभी लग सकते हो, वो बड़ी 100 बच्चों की क्लास में बैठकर आप 1 साल तक तो बड़ा खुश हो जाओगे। हो सकता है वहाँ पे आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी बन जाए, कोई बॉयफ्रेंड भी बन जाए और वहाँ शादी भी आपकी हो जाए। लेकिन हो ये गारंटी नहीं है कि आप आईएएस बनोगे या केएएस बनोगे। इस चीज़ की गारंटी नहीं है। लेकिन जहाँ पर थोड़ा बैच साइज कम होता है ना, वहाँ पर फ़ायदा ही होता है, क्योंकि हम लोग ट्रायल नहीं देते तो बैच साइज इसलिए कम है। ठीक है ना। 40 और 100 बच्चों में यही फ़र्क होता है। ठीक है, 40 और 80 बच्चों में ये लगा लो, क्योंकि 50% वहाँ पर बच्चे जो हैं वो ट्रायल वाले होते हैं। हम ट्रायल नहीं देते हैं, मैंने पहले भी बताया। तो अब आपने तो यहाँ पर क्या होता है कि जब टेस्ट होते हैं तो 40 बच्चों के चेक होते हैं, जब वहाँ पर चेक होते हैं तो वो 100 बच्चों का या 80 बच्चों का चेक होगा। तो वो भी मेंस का, वो एक एक पेज बच्चे टीचर को चेक करना पड़ता है। वो पीरियोडिकली टेस्ट वहाँ पर नहीं हो पाते। हमारे यहाँ पर 15 दिन के बाद हम ले लेते हैं टेस्ट। ठीक है, टेस्ट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर भी बच्चे टेस्ट स्किप करते हैं, नहीं आते देने, दौड़ते हैं टेस्ट। लेकिन हम जबरदस्ती, हमारे टीचर भी कुछ ऐसे हैं स्ट्रिक्ट हैं कि वो कहते हैं कि जी टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर इतना बच्चा है वहाँ पर टेस्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है ना। तो ये सोचने वाली बात है। ठीक है ना, ये सोचने वाली बात है। आपको अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, आईएएस और केएएस का एग्जाम क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। अगर आपको ये क्लियर करना है ना, तो आपको कहते हैं ना कि बड़ी चीज पाने के लिए मैंने वो वाला रास्ता चुना कि जो बाकियों से अलग था। ये पढ़ा होगा आपने पोइम, है ना, किसी की पोइम थी ये, आई चोज दैट वे विच वॉज डिफरेंट। तो उसी की वजह से मैं आज ऐसा हूं। तो ये बात सच है। ये ऐसे ही किसी राइटर ने पोइम नहीं लिखी, ये बात सच होती है। ठीक है ना। तो ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे जे.एंड.के में खास करके लोग अपने आप को ना बड़ा वो समझते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बॉम्बे में शाना बोलते हैं ना, तो जे.एंड.के में सियाना बोलते हैं। तो अपने आप को जो बड़े सियाना समझते हैं ना, तो वो उनका रिजल्ट आपको पता ही है वो क्या होता है ना। तो वो सियाने लोग जो है वो फंस जाते हैं गलत जगह पर। तो फिर शादी हो जाती है, शादी तो हो जाती है लेकिन आईएएस केएएस तो नहीं बन पाते। तो फिर या तो दुकान करनी पड़ती है घर की, तो या फिर डेयरी, कुछ जिसकी डेयरी है वो डेयरी चलानी पड़ती है, जो उसको, किसी का पोल्ट्री फार्म है उसको पोल्ट्री फार्म चलाना पड़ता है। आईएएस केएएस तो नहीं हो पाता, क्योंकि आईएएस केएएस करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, गाइडेंस चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, टाइम पर टेस्ट चाहिए, रेगुलर क्लासेस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और बहुत टीडियस प्रोसेस है ये, लंबा प्रोसेस है, टीडियस प्रोसेस है। कहते हैं कि 2-3 साल का संन्यास लेना पड़ता है। संन्यास लेने के लिए जो तैयार होता है उसी को ये मिलता है। ठीक है ना। तो यही कहूँगा मैं कि आपको तो कुछ आइडिया लगा होगा कि अच्छा इंस्टीट्यूट कैसे चुना जाए। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अब मैं आपको कहूँगा कि लाइफ में कुछ भी करो ना, ये नहीं कह रहा कि कोचिंग सेंटर से अलग अलग बात करते हैं। चलो, लाइफ में कुछ भी करो तो दिमाग से सोचना पड़ता है। ठीक है ना, दिमाग से सोचकर कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। तो वो दिमाग से सोचकर चलना चाहिए हर चीज़ में, खास करके अपने करियर की बात है जब। ब्रांड हर चीज़, कपड़ों में तो ब्रांड चल जाता है, क्योंकि आप किसी ने कोई कपड़ा पहना है नाइकी का, तो वो दूसरे को आप दिखा रहे हो कि मैंने नाइकी का कपड़ा पहना है। ठीक है ना। उससे आपको बेनिफिट क्या हो रहा है कि आपकी इज्जत लाइक दुनिया में बढ़ रही है कि आपने नाइकी का कपड़ा पहना है। आप पहलवान, ये जम्मू में एक शॉप है पहलवान स्वीट शॉप, उसका डिब्बा अगर आप किसी को देते हो तो उससे भी आपकी इज्जत बढ़ती है कि इसने महंगा डिब्बा दिया पहलवान का। लेकिन रश वाले इंस्टीट्यूट में जाकर फी तो सेम है सबकी,
इंस्टीट्यूटों की, सबकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। रश वाले इंस्टीट्यूट में जाके आपकी सोसाइटी में इज्जत कोई नहीं बढ़ने वाली। इज्जत तब बढ़ेगी जब KS IAS बन जाओगे, तो वहां पर ब्रांड भी काम नहीं आएगा। हाँ, IAS की तैयारी कर रहे हो, यही सबसे बड़ा ब्रांड है। जो लोग खुद तैयारी कर रहे हैं घर में बैठ के, वो खुद अपनी इज्जत बढ़ जाती है उनकी, वो चाहे कोचिंग ले या ना ले, ठीक है ना। तो कभी लाइफ में भेड़ चाल वाली बात ना करो, अपने करियर के साथ मत खेलो। ये मैं उन पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ कि जिनको इस चीज़ की समझ नहीं होती और वो बच्चे को गलत जगह भेज देते हैं, और बच्चों को भी कह रहा हूँ जिनको इस चीज़ की समझ नहीं होती और वो पेरेंट्स के खिलाफ जाते हैं, ठीक है ना। तो बाद में रिजल्ट क्या होता है वो पेरेंट्स को भी पता है। और ये वीडियो जो मेरे देख रहे हैं कोई यूँ के बच्चे पास नहीं हुए होंगे, उनको भी समझ आ ही गई होगी कि उन्होंने क्या गलती की हुई है, ठीक है ना। बच्चों ने जो गलती की है उनको भी समझ आ गई होगी, ठीक है ना। दिल्ली में भी यही हाल है, हमारे जम्मू की क्या बात करूं, दिल्ली में भी यही हाल है। जो स्मार्ट बच्चा है, जो टॉपर बच्चा है ना, मटेरियल जो टॉपर मटेरियल है, वो कम स्टूडेंट्स जहाँ पे रश कम है वहीं पर ही पढ़ रहा है आज की डेट में। कम रश वाली जगह पढ़ रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा रश वाली जगह बुद्धू जाते हैं, बुद्धू बेवकूफ़ लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कोई लंगर तो लगा नहीं है कि वहाँ पे भी आपने पैसे ही देने हैं। तो जाते तो हैं बड़े जोश से, तो जब समझ कुछ नहीं आता इतने बच्चों के अंदर, फिर वो तैयारी वहीं पे नहीं छोड़ के तो पापा को बोलते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी कर नहीं रहे होते, वो तैयारी छोड़ दी होती है उन्होंने महीने के अंदर ही, पैसे खा लिए होते हैं फादर पेरेंट्स के। पेरेंट्स को पता नहीं होता, घर आके बोल देते हैं जी हमारा हमने दिया था पेपर, हमारा क्लियर नहीं हुआ था। अब पेरेंट्स भी क्या बोलें, सबको पता है ये टफ एग्ज़ाम है ना। तो पेरेंट्स भी चुप कर जाते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी, ठीक है। यही मेरा आज आपसे कुछ बात करने का मन कर रहा, तो मैंने कहा चलो वीडियो के ज़रिए करते हैं, ठीक है ना। तो आज एक्चुअली यही बात मेरी किसी से हो भी रही थी, अपने स्टूडेंट से जो यहाँ पे पढ़ते हैं, उनसे भी 3-4 बच्चे बैठे हुए थे, तो उनसे भी मेरी यही बात चल रही थी। तो ठीक है, तो वो गए, तो फिर मैंने कहा चलो मैं वीडियो के ज़रिए बाकियों को भी ये चीज़ शेयर कर देता हूँ। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने इतना लंबा ये वॉच किया, ठीक है, थैंक यू। हैव अ नाइस डे।